मित्रों नमस्कार। समता मार्ग के यूट्यूब के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहचान गए होंगे, हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार और कलाविद प्रयाग शुक्ल जी। ये अपने में उतनी बड़ी बात नहीं है, हिंदी में कई वरिष्ठ साहित्यकार हैं और कई प्रख्यात साहित्यकार भी। प्रयाग जी एक मायने में अनूठे भी हैं, दुर्लभ व्यक्तित्व हैं, क्योंकि साहित्य, पत्रकारिता और कला, इन तीन बड़े क्षेत्रों में उनका विपुल योगदान है समान रूप से। और ऐसा संयोग कभी कभी घटित होता है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारी सार्थक बातचीत की जा सकती है, लेकिन आज हम केवल एक विषय पर इनसे बात करेंगे। वह है कल्पना पत्रिका और बद्री विशाल पित्ती जी के बारे में। कल्पना पत्रिका ने हिंदी में साहित्यिक पत्रिका के रूप में एक मिसाल कायम की, जैसा कि प्रयाग जी से हम समझेंगे। और प्रयाग जी के साथ उसका नाता इनके साहित्यिक जीवन के आरंभिक काल में ही जुड़ गया था। तो प्रयाग जी, हम आपसे, हमारे दर्शकों को आप बताइए जी कि कल्पना पत्रिका कब से कब तक निकली और आप कब से कब तक इससे जुड़े रहे। मैं अपने बारे में ही बताऊंगा जी। क्योंकि वो तथ्यात्मक भूलें हो जा सकती जी। हैं। मैं वहाँ पहुँचा था हैदराबाद में 63 में, जी। 1963 में, जी। और 64 तक मैं वहाँ रहा। मतलब कोई साल भर आप मान सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा था तब तक कल्पना को निकलते हुए काफ़ी समय हो चुका था। और आप जानते हैं कि मुझसे पहले वहाँ भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय जैसे लोग भी संपादक मंडल में रह चुके थे, कमलेश जी। तो उसका एक इतिहास सच पूछी तो बन चुका था जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। और वो हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका बन चुकी थी। और लोग मानते हैं, और ठीक ही मानते हैं, कि फिर वैसी पत्रिका निकली नहीं है। कई लोगों को तो मानना यहाँ तक है कि सरस्वती से लोग उसकी तुलना करते रहे हैं कि सरस्वती से भी एक मामले में वो अलग थी। जैसे सरस्वती में भी कला पर बहुत कुछ छपता था एक ज़माने में, लेकिन ये कुछ और अधिक बहुआयामी पत्रिका थी। और उसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा, काफ़ी समय लग जाएगा। पर यह कि कल्पना थी। इससे आप अंदाज़ लगाइए कि जब निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको कब ये लगा कि आप लेखक हो गए हो, या समाज ने आपको एक लेखक के रूप में मान लिया है, तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया था कि जब कल्पना में मेरी कहानी छपी। अपने बारे में भी यही कह सकता हूँ। देखिए, मैं 18 बरस का हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ, और एक कहानी और एक कविता कल्पना में छपी है मेरी 1958 में। तो इससे तो यही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं स्वयं वहाँ पहुँचने से पहले तब तक 5 साल बीत चुके हैं कि मेरी रचना छपे हुए, और फिर वहाँ संपादक मंडल में मेरे पहुँचने का जो अवधि है। तो उसमें ये भी शामिल है कि कल्पना ही वो पत्रिका थी उस ज़माने में, मतलब 50 के दशक से शुरू करके, जिसमें कला पर, फिल्म पर, रंगमंच पर साहित्य तो होता ही था। मतलब कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, धारावाहिक रूप से छपने वाली चीज़ें। अब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चारुचंद्र लेख वगैरह वहीं छपे। तो उसके लेखकों की भी जो सूची है, मुक्तिबोध के अंधेरे में तो मेरे समय ही में ही प्रकाशित थे। और उसके मुक्तिबोध की कहानी प्रकाशित हुई मेरे रहते हुए, पक्षी और दीमक की बड़ी चर्चित कहानी है। इससे ये भी याद आ गई, जबकि थोड़ा सा सुनने वालों को
हमारे श्रोताओं को शायद थोड़ा रुचिकर लगे कि उसमें कल्पना के हर अंक में किसी न किसी को, संपादक मंडल के किसी सदस्य को एक टिप्पणी लिखनी पड़ती थी, संपादकीय टिप्पणी कि इस अंक में क्या है और क्या विशेष है। तो मुझे याद है मैं पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि उस अंक में मुझे टिप्पणी लिखनी थी पक्षी और दीमक पर। अब सोचिए मैं 23 बरस का हूँ, मुक्तिबोध तब तक बहुत एक स्थापित लेखक हैं और वो कहानी अपने आप में जैसी है। तो मैं 3-4 पंक्तियाँ मुझे लिखनी थी उस पर, बाकी चीज़ों पर भी लिखनी थी। तो मैं सारी रात फाड़ता रहा और लिखता रहा। अब वो अभी आपको दिखाऊंगा जो अंत में मैंने लिखा था, और अब निकाल कर देखता हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ ठीक ठाक सी ही वो टिप्पणी थी। तो ऐसी पत्रिका थी, एक एक शब्द उसको पढ़ा जाता था। जितने संपादक हैं सब तक वो रचनाएं सर्कुलेट होती थी कि आप उसमें से आप चुनिए कि कल्पना में जाने योग्य कौन है। फिर जब वो एक चुनाव हो जाता था तब फिर वो सर्कुलेट होती थी, सबके पास जाती थी। कभी भी सोच लीजिए। हाँ, तो बस जिसको संपादन कहते हैं वो था। प्रूफ की गलतियाँ भी बहुत ही कम होती थी, हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, मेरे रहते हुए भी हुई है, मुझसे भी हुई है। निर्मल ने हमारे लिए एक स्तंभ लिखना शुरू किया था दीवार के दोनों ओर से। यूरोप के लेखकों, कवियों, फिल्मकारों पर वो छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखते थे। बहुत सुंदर कॉलम था। और अभी भी शायद वो संकलित नहीं हुआ है। गगन से कहता रहता हूँ तो कि कभी उसकी किताब बने। तो ऐसी पत्रिका थी वो। अगे मुक्तिबोध, द्विवेदी जी। और ये भी आप सोचिए किसी पत्रिका के इतिहास में नहीं हुआ होगा जो कल्पना में हुआ कि उर्वशी जब छपी दिनकर जी की तो उस पर एक आलोचना छपी भूषण उपाध्याय की जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई। फिर उसके बाद संपादक मंडल ने मतलब बद्री विशाल जी ने तय किया कि हम शायद 26 से 36 लेखकों से उन्होंने टिप्पणियाँ लिखवाई थी कि आप इस समीक्षा पर और स्वयं उर्वशी पर आप क्या सोचते हो। फिर वो उस पर वो किताब तो आ गई है, उर्वशी और कल्पना करके। किताब, पूरी किताब आई है। और वो ये काम भी मेरे समय में ही हुआ था। उर्वशी पर ये समीक्षाएं हैं, ये टिप्पणियाँ हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा। नेमिचंद जैन ने, रघुवीर सहाय ने, आप नाम लेते चले जाइए, बहुत लोगों ने से लिखवाया गया। अभी क्या कोई अंक कल्पना के होंगे 1-2 आपके पास? मेरे पास संयोग से हैं 10 अंक हैं मेरे पास। और बहुत अच्छा है कि वो मेरे पास है, क्योंकि आपको जानकर अभी नहीं होगा कि मेरे पास दिनमान में जिसमें मैंने काम किया इतने बरस, 10 बरस का लगा कॉलम लिखा, एक अंक नहीं है। अब कारण तो यही कि आप देख रहे हो ये जगह थोड़ी बड़ी है, मेरी छोटी बेटी की बनवाई हुई। तो मैं तो किराए के मकानों में रहता था और बरसों बरस हम रहे 2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में। तो वहाँ कहाँ क्या रखते, तो वहाँ ना हम पुस्तकें रख पाते थे ज़्यादा, ना हम किताबें रख पाए, ना हम पत्रिकाएं रख पाए, ना हम अपनी चीज़ें से रख पाए। पर ये 10 अंक इसलिए बचे कि जब मैं वहाँ से चलने लगा कल्पना से, तो मनिंद्र जी हमारे बहुत अच्छे हमसे वरिष्ठ सहयोगी थे, उन्होंने बंधवा दिए मेरे वो अंक, जिनसे मैं भी जुड़ा हुआ था। उन अंकों की एक फाइल बनाकर उन्होंने भेंट की थी। और मुझे बहुत काम आती है वो। अब देखिए आज ही संयोग ही है कि आज हुसैन की पुण्यतिथि है। और तो मैंने हुसैन के आवरण जो कल्पना में छपते थे उनकी तस्वीरें खींची, पोस्ट की। और हुसैन जी से संपर्क आपको वहीं हुआ? मेरा कल वहीं हुआ। वो वहाँ आते थे क्योंकि बद्री विशाल जी से उनकी काफ़ी मित्रता हो गई थी। और हुसैन के कामों का एक बड़ा संग्रह तब तक इकट्ठा हो चुका था बद्री विशाल जी के पास। 250-300 चित्र तो मैंने देखे थे। वो आते थे वहाँ और फिर वो काम करते थे, उनके लिए कमरा था। इतनी परिवार के जो बहुत समृद्ध परिवार रहा है और वो समृद्धि और बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। तो वहाँ
उनके लिए कमरा था, वो उनके आने जाने के लिए उस ज़माने में हवाई जहाज़ का टिकट दिया जाता था। और एक राशि उसकी याद है, वो मेरे सामने की बात होती थी कई बार कि मैं बद्री विशाल जी के बाद बैठा हुआ हूँ, हुसैन जाने वाले हैं, तो वो नीचे तब गद्दी हुआ करती थी ना, जहाँ मुनीम बैठते थे मसनद में, और उन तो एक थैली में उनके लिए कुछ राशि आती थी। अच्छा। वो राशि कितनी होती थी तो मैं नहीं जानता, लेकिन हुसैन के साथ ऐसा संबंध बद्री विशाल जी का था जी। और एक दिलचस्प प्रसंग ये है, जो जब मैंने बद्री विशाल जी पर एक पुस्तक संपादित की उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, तो आवरण की बात उठी, तो उनके दामाद अरुण गाड़ोदिया ने कहा कि हुसैन का बनाया हुआ एक पोर्ट्रेट है बद्री विशाल जी का, वो मैं आपको देता हूँ, दिखा दीजिए हमारे दर्शकों। तो ये तो ये अब ये है, ये हुसैन साहब का ही बनाया हुआ है जी जी। और इसकी कहानी है जो भी संक्षेप में बताऊंगा। और ये बद्री विशाल जी हैं जी की तस्वीर है जी। तो इसमें हुआ ये था कि हुसैन बम्बई की घटना है जी। इसमें है, वो पूरा एक पेज अच्छा। है जो उनके दामाद ने बताया मुझे और मैंने लिखा कि हुसैन साहब बम्बई में थे और ये लोग भी बम्बई में थे, अरुण गाड़ोदिया और बद्री विशाल जी की बेटी उषा जो एक सिरेमिक कलाकार हैं, अब तो दिल्ली में ही रहते हैं, गुड़गांव में। तो ये तय हुआ कि हुसैन उनका पोर्ट्रेट बनाएंगे और बद्री विशाल जी बैठे हुए थे। अच्छा। तो अचानक हुसैन को लगा कि जितने रंग हैं, उषा ने कहा कि शायद अरुण जी ने कि ये पोर्ट्रेट कई रंगों में होना चाहिए, तो उनका इतने रंग तो भी है नहीं, तो फिर ये तय हुआ कि नहीं रंग मंगवाए जाएं। तो तब तक उनकी बेटी ने कहा कि आप इनका पोर्ट्रेट तो आपने कभी बनाया नहीं, मतलब बद्री विशाल जी का। तो हुसैन भी थोड़ा चौंक से गए कि इतनी गहरी मित्रता और अब तक उनका पोर्ट्रेट नहीं बनाया। तो वो हाँ बोले, हाँ बनाता हूँ, जितने रंग हैं अभी उन्हीं से बनाता हूँ। इसीलिए आप पाओगे कि इसमें कुछ 3-4 ही रंग हैं। जी जी। तो क्या सुंदर पोर्ट्रेट है। तो पोर्ट्रेट बनाने लगे और एक बार भी उन्होंने नज़र उठाकर बद्री विशाल जी की ओर नहीं देखा। अच्छा। तो सबको अचंभा हुआ कि एक लाइव मॉडल सामने है जिसका पोर्ट्रेट बन रहा है और आप उसकी ओर देख ही नहीं रहे। तो जब समाप्त हो गया तो इन लोगों ने कहा, तो हुसैन ने कहा कि अच्छा, अब इनका पोर्ट्रेट बनाने के लिए इनकी ओर देखना पड़ेगा। सोचिए जरा क्या सुंदर बात है, कैसी गहरी मन में जो और चित्र था दोनों में बहुत गहरा प्रेम में संबंध था। वो थोड़ा सा उसमें खटास आई जब इंदिरा गांधी के लिए मतलब हुसैन ने पोर्ट्रेट बनाया और इमरजेंसी के दौरान, तो बद्री विशाल जी का मन थोड़ा, वो तो जानते हैं आप, समाजवादी लोहिया के अनुयायी, लोहिया के साहित्य को छापने वाले उनके अनन्य सहयोगी। जी। तो लोहिया साहित्य भी वहीं से छपता था और कल्पना भी वहीं से निकलती थी और दोनों के पीछे बद्री विशाल पित्ती जी के ही संसाधन रहते थे, रिसोर्स पर्सन वही थे। तो इसका कोई वैसा फ़ायदा तो नहीं, कोई संपादकीय नीति में कभी दखल तो नहीं दिया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हो जी। ये बहुत गहरी समझ के साथ बद्री विशाल जी ने अपना जीवन चलाया था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी। अगर साहित्यिक पत्र है और उससे समाजवादी जुड़े हुए भी हैं, तो ये माना जाता था कि आप साहित्य के नाते ही हमसे जुड़े हुए हो, आपका साहित्यिक पक्ष ही हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कृष्णनाथ जी भी रहे हैं, वहाँ तो कृष्ण पटनायक भी रहे हैं। पर कभी भी ये नहीं लगा, लोहिया ने भी लिखा है कि जैसे लोहिया ने बहुत सुंदर लेख लिखा उसमें, उस ज़माने में भारतीय विश्वविद्यालयों में खोज कार्य, ये कल्पना में और लेकिन कभी ये रंग नहीं मिला उस पत्रिका, ये समाजवादियों की पत्रिका है। तो समाजवादियों से उनका व्यवहार अलग था, उसके लिए दूसरे पत्र थे जो बद्री विशाल जी के सहयोग से निकलते थे। जन में भी उनका सहयोग था और मैनकाइंड में भी सहयोग था। वो समझ बहुत गहरी समझ थी कि अब जैसे मान लीजिए उनका एक पंडित जसराज, साहित्य की स्वायत्तता का ध्यान, हाँ, पंडित जसराज, सुंदरी, ये सब उनसे जुड़े। तो साहित्य की स्वायत्तता का ध्यान, कला की दुनिया का ध्यान कि कला के मानक क्या हैं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं था ना, कला के लिए वो किसी कलाकृति के लिए वो अधिक
खन दे सकते थे, जी। क्योंकि उसमें दिया जाता उस क्षेत्र में, ऐसा नहीं था। और कितनी सुंदर बात होती, क्योंकि वो करने से तो सारा ही चरित्र ही गड़बड़ा जाता स्वयं कल्पना का। और लोगों को भी लगता कि कैसी पत्रिका है, क्योंकि उन्होंने यही रखा उस समय के मानकों के हिसाब से। थोड़ा बहुत शायद ज़्यादा रहा होगा, लेकिन कि ऐसा नहीं था कि कल्पना में उनके पास धन है तो आपने कोई कविता छपी तो उसके लिए आपको 1000 रुपये दे दिए जाएं। अच्छा। तो ये बहुत गहरी समझ के साथ वो करते थे। और गजब के व्यक्ति थे, यही कि दुर्लभ व्यक्तित्व था उनका। जी, जी। मैं तो उनकी रोज़ याद करता हूँ, और अगर आज मानता हूँ कि मेरा जीवन जैसा भी है बद्री विशाल जी के मिलने से भी बना, हुसैन के मिलने से बना वहाँ, और तमाम लोगों से जो मेरा पत्र व्यवहार शुरू हुआ, जिनको जानता था जिनको नहीं जानता था, वो संबंध वहीं से बनने शुरू हुए थे। जी। मोहन राकेश से, गे अच्छा, से, अच्छा। निर्मल वगैरह को तो खैर जानता था, जी। निर्मल से मेरी भेंट हो चुकी थी। अच्छा। राम कुमार जी को निर्मल से को जानता था, क्योंकि लोग तो कलकत्ता। आपने एक संस्मरण लिखा है पित्ती जी पर, उसमें आपने लिखा है कि आपकी पहली मुलाकात लोहिया जी से वहीं हुई जब आप कल्पना में थे। नहीं, कल्पना में रहते हुए मेरी भेंट नहीं हुई। अच्छा। वहाँ लोहिया जी को मैं सुना मैंने 2-4 बार, अच्छा। उनके साथ देखा, हम्म, पर उनसे बद्री विशाल जी ने मुझे मिलवाया दिल्ली में। अच्छा। और वो दोपहर भी याद है। अच्छा। लोहिया जी थे, रमा जी थी, मैं था, बद्री विशाल जी थे, 2-1 लोग शायद और थे। गिलौड में हम मिले थे। अच्छा। और पहली भेंट में लोहिया से जो बातचीत हुई तो मैं भी बहुत आकर्षित हुआ था। और फिर लोहिया जी से संबंध बना, जब तक वो जीवित रहे, 67 तक। अच्छा। तो 65 में मैं मिलवाया था, तो 2-2.5 साल का जो समय है लोहिया जी के साथ, वो कल्पना के प्रसंग से ही शुरू हुआ। बद्री विशाल जी ने उनको बताया जी। कि हमारे यहाँ रहे हैं, युवा लेखक हैं। तो फिर मैंने जाना शुरू किया। लोहिया ने कहा तुम आया करो, तो मैं जन की गोष्ठियों में जाना शुरू हुआ, और उनके कहने पर भी, उनके सुझाए हुए विषयों पर भी लिखा। और एक वो तो कल सब कुछ है उसमें, जन की फाइलों में है, वो तो कोई भी देख सकता है। जी। फिर एक तो बैठक ही उन्होंने आयोजित की थी, दीपक जी ने वो ओम प्रकाश दीपक जी। हाँ, ओम प्रकाश दीपक ने, वो उसके संयोजक थे। जी। तो विश्व प्रभाकर, मद्राक्षस और मैं, अच्छा। हम 3 लोगों से उन्होंने बातचीत की थी कि हिंदी लेखक की स्थिति क्या है। अच्छा। तो जिसमें सबसे युवा व्यक्ति मैं ही था। अच्छा। तो लोहिया जी ऐसी चीज़ें करते रहते थे। जी। ठीक। अच्छा। और कल्पना के दिनों की कोई खास बात जो आप याद कल्पना करना के दिनों चाहेंगे? की बात तो ये थी कि ये भी देखिए कि उसमें जुड़े कौन से लोग थे। जी। तो डॉक्टर आनंद शर्मा जैसे लोग, फिर वो जगदीश मित्तल जी की याद करना चाहता हूँ, जिनसे जी। मुझे ही बहुत कुछ मिला है। जी। क्योंकि वो पहला बड़ा संग्रह था कला का जो मैंने उनके पास देखा, जी। मिनीचर चित्रों का, आधुनिक कला का, आधुनिक कलाकारों का। और अब तो मित्तल जी का इतना काम है कि दुनिया भर से लोग आते हैं। जी। उनका जो संस्थान है उसमें मिनीचर संग्रह देखते हैं। वो सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके पास काम है। तो ऐसे लोगों से मिलना हुआ। और ये देखिए कि कल्पना को बहुत विनम्रता पूर्वक जानबूझकर, मुझे लगता है कि थोड़े संसाधनों से निकाला जाता था। जी। उसमें आप इससे अंदाज लगाइए कि कई बार उसमें बहुत कोई बड़ा स्टाफ उसका नहीं था। अच्छा। उसको निकाला उसी तरह जा रहा था जैसे वो एक छोटी साहित्यिक पत्रिका हो। अच्छा। लघु पत्रिका, हालांकि लघु पत्रिका वो नहीं थी, लेकिन उसी तरह से निकल रही थी। कि एक टाइपिस्ट थे यादव जी, मेरे रहते हुए जो मैंने देखा, और 2-1 और कर्मचारी थे जो उनके कर्मचारी थे बद्री विशाल जी के, कि पिता के जी। की कंपनियों आदि के, वो कुछ मदद कर देते थे। नहीं तो कई बार डाक टिकट तक हम लोग चिपकाते थे, जिसमें बद्री विशाल जी भी शामिल रहते थे। वो भी शामिल रहते हाँ, थे? एक बार मुझे उलझन हुई थी। अच्छा। मुझे लगा अरे ये काम संपादक का तो नहीं होता, उस समय युवा थे, ऐसी बातें मन में आती थी जो नहीं आनी चाहिए थी, और थोड़े दिनों में समझ में आ गई। जब उन्होंने स्वयं टिकट चिपकाने शुरू की तो मैंने कहा अरे तो करने लायक काम है। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने ये काम भी किया। फिर हम लोगों ने ये काम किए, वहाँ कल्पना ने ऐसे मानक दिए। जी।
अब आप देखो तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, यही कहूँगा जी कि अगर 23 वर्ष में आपको मानक मिल जाए जी कि साहित्य को परखने के, इस तरह के कामकाज के, कि अगर आप आए हो इस दुनिया में, जी अगर आप इसको बिलोंग करते हो, बहुत बड़ी चीज़ कल्पना ने मुझे दी जी कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जी साहित्य के लिए, कितनी कठिन परिस्थितियां जीवन में आई, कभी घबराया नहीं, क्योंकि ये समझ में बात आ गई थी कि ये दुनिया है कलाओं की, साहित्य की, ये मैंने चुनी है, मैं, मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, मैं इन्हीं का हूँ। जी आज भी सोच करके गर्व सा भी होता है, और हम बहुत सारी चीज़ों से उभर आए, इसीलिए कभी लगा ही नहीं, सब कुछ आनंद ही लगता रहा। और मेरा सचमुच में ये मानना है कि अगर आप एक बार ये बात आप तक पहुंच जाए, मन के भीतर बैठ जाए, आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कल्पना ने आपके लिए कष्ट बुनियाद जैसा काम किया ना। कभी नहीं होगा, जी और वो आपके लिए रास्ते खोलेगी। जी जी अब देखिए, राम कुमार जी से परिचय था, जी कल्पना के कारण और ज़्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि उनके भी रेखांकन छपते थे उस ज़माने में। मैं तो उनसे मेरी भेंट हो चुकी थी, अच्छा कलकत्ता आए थे तो हम एक सप्ताह हमने गुजारा था। वही कारण था कि जब कल्पना छोड़कर मैं आया और दिल्ली में मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, जी तो राम कुमार जी ने अपने स्टूडियो में जगह दी थी, जहाँ मैंने फर्श पर अपना बिस्तर लगा लेता था रात को, और वहाँ सोता था, जी। और जिसने मेरी दुनिया बदली। जी मतलब वहाँ उनसे मिलने तमाम कलाकार आते थे, उनके काम देखता था, तो कला के प्रति बहुत एक गहरा रुझान हुआ। अब देखिए, आप 60 साल हो गए आज। ये हुसैन ने जो रामायण सीरीज वाले चित्र बनाए, वो जब आप वहाँ थे उन्हीं दिनों की बात है? नहीं, उन दिनों की बात नहीं, उसके बहुत बाद की बात। अच्छा, बहुत बात मैं तो की 64 में चला आया था। अच्छा ये बात कभी उसके 8-10 बरस बाद की है। जी जी मैं सुनता रहता था, हमारे मित्र थे ओम प्रकाश निर्मल। जी जी हाँ, उनसे उनकी याद करता हूँ, क्योंकि कल्पना में उससे वो जुड़े भी थे, मतलब बद्री विशाल जी के लिए और या उनके परिवार के लिए और भी कई तरह के काम करते थे वो। जी लेकिन कल्पना में कुछ साहित्यिक रुचियाँ थी, तो उनसे बहुत गहरी मैत्री हो गई थी। जी और इस मैत्री के सिलसिले में कल्पना के दिनों की एक और याद कर लेता हूँ, और आज उसकी याद आनी चाहिए। जी कि देखिए, हमारे जो सबसे अच्छे मित्र बने, उनका नाम था मुसाफ इकबाल तौसफ़ी। अभी भी उनसे मेरा संपर्क है, कभी कभी अच्छा। हो जाता है। मेरी उम्र के थे, तो उनके यहाँ आना जाना रहा, अच्छा और खान पान में उन्होंने मुझे मिलवाया। ओरिएंट नाम का रेस्तरां हुआ करता था, अच्छा जिसमें उर्दू के तमाम शायर वहाँ हैदराबाद के अच्छे वो बैठते थे। जो भी लेखक कवि हैं, पत्रकार आते थे। वो एक दूसरी दुनिया थी, दूसरा माहौल था। फिर लाडली मोहन निगम जी की याद करता हूँ, अच्छा जो सीधे कल्पना से उस तरह नहीं जुड़े हुए थे, जी लेकिन चूँकि वहाँ आते थे, बहुत रहते थे, तो उनके साथ रात रात भर घूमा हूँ। क्योंकि मेरे पास भी बहुत समय होता था। फिर कृष्ण बलदेव वैद्य जी आए, उन्होंने संस्मरण ही लिखा है। मैंने ये जो बद्री विशाल जी वाली किताब है, इसमें कल्पना पर बहुत कुछ है, जिसमें कुंवर नारायण जी ने और हमारे सोपती जी ने और कृष्ण बलदेव वैद्य ने, रमेश चंद्र शाह ने, इन सब लोगों ने बहुत सुंदर, अशोक वाजपेयी ने सुंदर संस्मरण लिखे हैं कल्पना से अपने संबंध के। अच्छा जी। तो वो पूरा एक हिंदी संसार है, एक दौर है। किशन जी और दीपक जी से दिल्ली में परिचय हुआ? किशन जी और दीपक से दिल्ली में परिचय हुआ। और बहुत किशन जी जब मैनकाइंड में थे तब आप नहीं थे वहाँ? नहीं, उन दिनों नहीं था। उन अच्छा। दिनों शायद किशन जी आए भी होंगे, तो इसका ध्यान मुझे नहीं अच्छा। है। तो किशन जी से तो फिर बात कवर करने के लिए गया उनका, जी। और खूब बातें होती थी उनसे। 1962 वाला चुनाव? नहीं, बाद वाला जो इमरजेंसी के बाद जो हुआ था, अच्छा। जिसमें किशन जी हार गए थे। हाँ हाँ हाँ। और हार वो गए थे, तो मुझे बड़ा अचरज हुआ था, क्योंकि वो तो ऐसी सभा होती थी कि महिलाएं गांव की भी उनको खाली देखने आती थी, इतने लोकप्रिय थे वो। मैंने अपनी आंखों से देखा। लौटकर मैंने सबसे कहा कि किशन जी तो भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन तभी समझ में आया कि ये जो धन का तो वो खेल 67 वाला रहा होगा चुनाव? 67? हाँ नहीं, क्योंकि उसके बाद तो वो लड़े नहीं फिर? नहीं, 75 की बात कर, 75 में लड़े थे मेरे ख्याल में लड़े हैं। अच्छा। ये 67 का तो नहीं होगा, 67 में तो मैं गया ही नहीं था। बहरहाल जो जब
जब ये इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसका। अच्छा अच्छा, उसके बाद का वो हारे थे कृष्ण जी संबलपुर से। तो रमा जी ने मुझसे नहीं, आखिरी चुनाव में तो मैं था, लेकिन वो 89 का चुनाव था। तो हम उससे पहले के चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ तो मित्रों, कल्पना और पित्ती जी के बारे में प्रयाग जी से बातचीत यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस बातचीत का समापन हम चाहते हैं कि प्रयाग जी की एक कविता से हो। तो मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी एक पसंदीदा कविता है जो आपने शायद किसान आंदोलन के आसपास लिखी थी, और हमने समता मार्ग में कविता आपकी छापी हुई थी। वो कविता हमारे समता मार्ग के दर्शकों को सुनाएं। अवश्य जी जी। और इस कविता के बारे में बताऊं आपको कि ये कविता सचमुच ऐसी कविता है जो आई थी जी। क्योंकि मैं सुबह उठा, जी। बहुत दिनों से कुछ मन में चल रहा होगा उस आंदोलन के प्रसंग से अलग से भी, तो उठा बिना और कुछ किए हुए, मुँह धोए हुए भी मैंने कविता लिखी थी जी। जैसे कागज़ पर उतर आई हो। जी जी। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। बहुत अच्छी कविता जी। जल के साथ जल हूँ, वाह। जल के साथ जल हूँ, खेतों तक उसे लाता हुआ, बीज के साथ बीज हूँ, क्या बात। उसे उगाता हुआ, हवा के साथ हवा हूँ, फसल के साथ लहराता हुआ, धूप के साथ धूप हूँ, धान पकाता हुआ, ठंड के साथ ठंड हूँ, पहरे पर जाता हुआ, दिन हूँ रात हूँ, सुबह दोपहर शाम हूँ, अनथक बेचैन हूँ, जी। आपका और अपना चैन हूँ, अन्न के ढेर लगाता हुआ, जी। नन्हे दुधमुहों के मुँह से बूढ़े बुजुर्ग मुँहों तक मैं ही तो हूँ, दुखी या मुस्कुराता हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। धन्य। इसके जी। बारे में अरुण जी। कमल ने एक बहुत सुंदर टिप्पणी की जी जी, बता दी। कि किसानों पर तो है ही, ये हर उस चीज़ पर लागू, हर उस प्रसंग ये संदर्भ पर लागू होती है जहाँ एक अच्छी भावना है, जहाँ एक मजदूरों जैसा श्रम है, जी। और जहाँ जीवन का एक ऐसा बोध है कि उसे सौंदर्यमय बनाना है, जी। उसे उपयोगी बनाना है। नहीं, बहुत आंतरिकता के साथ कविता लिखी गई है, और लिखी नहीं है, ये कविता तो फूट पड़ी है। इसको कविता फूट पड़ना कहते हैं, ये वैसी कविता है। ये आप सही कह रहे हैं जी। तो प्रयाग जी के साथ हमारी बातचीत यहीं पे पूरी होती है, और इस बातचीत के लिए प्रयाग जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने समता मार्ग के लिए समय निकाला, और आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को देखेंगे। इसी के साथ हम गुजारिश भी करेंगे कि समता मार्ग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।